हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है भले चंगे होंगे। मैं अजीत चरण स्वागत करता हूं आपको स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। तो हम आज चर्चा करेंगे इतिहास की। इतिहास के कई लेक्चर मेरे ऑलरेडी जा चुके हैं। अगली लेक्चर है अरब इन्वेजन को लेकर के। अरब इन्वेजन एक बहुत ही मार्मिक कहानी के साथ जुड़ा हुआ इन्वेजन है। सिंध पर इन्वेजन कैसे हुआ था अरब का, वो शुरुआती चर्चा में हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए कि अरब इन्वेजन है ना, अरब वाले कैसे कैसे हिंदुस्तान में इंटर करते हैं, उसी की चर्चा आज करने जा रहे हैं। समझ में आया? चलिए कुछ देखते हैं, कुछ तथ्यों को देखते हैं। देखिए, अरब इन्वेजन के बारे में तीन चार बातें कही गई है ना। पहली एक मान्यता है, यानी कि पहला व्यू ये कहता है, क्या कहता है कि अरब इन्वेजन सिंध पर जो हुआ, अकॉर्डिंग टू वन व्यू, द किंग ऑफ सिलोन, सिलोन श्रीलंका के किंग को कहते हैं, है ना, सेंडिंग द डॉटर्स ऑफ मुस्लिम्स मर्चेंट हु वेर किल्ड इन द लैंड ऑफ देयर, मतलब कि श्रीलंका में मुस्लिम के मर्चेंट के बहुत सारे जो मुस्लिम थे, जो मर्चेंट थे, उनकी डॉटर वहाँ जो मर गए थे, उनकी डॉटर्स को वो भेजते थे कि इसको हजाज को, हजाज कौन होता था वो चर्चा कर देते हैं। हजाज जो खलीफा होते थे ना, खलीफा के वायसराय होते थे, है ना। तो हजाज के पास क्या करते थे, ये मर्चेंट भेजते थे, एक व्यू के अनुसार ऐसा है कि भेजते थे उसकी बेटियों को, ठीक है ना, इन द ईस्टर्न प्रोविंसेस। और इस समय जब भेजते थे खलीफा के पास तो क्या होता था कि प्लंडर होता था, मतलब बीच में पायरेट्स, पायरेट्स किसको कहते हैं, तो पायरेट्स कहते हैं किसको, तो पायरेट्स समुद्री लुटेरे को कहते हैं। तो समुद्री लुटेरा बीच में क्या करता था, लूट लेता था ऑफ कोस्ट पर, सिंध के आसपास। ठीक है। अनदर व्यू, दूसरा व्यू क्या कहता है, एक और व्यू देखते हैं। अनदर व्यू सेज दैट द किंग ऑफ सिलोन एम्ब्रेसिंग इस्लाम, इस्लाम को उन्होंने एम्ब्रेस कर लिया था, एम्ब्रेस मतलब गले लगा लिया था, यानी इस्लाम स्वीकार कर लिया था, कहने का मतलब ये। ठीक है। एंड वॉज सेंडिंग द ट्रूप्स, और ये होता था क्या कि जब इस्लाम स्वीकार कर लिया था सिलोन का किंग, तो क्या करता था कि ट्रूप्स भेजता था, सैनिक भेजता था, बहुत सारे गिफ्ट भेजते थे, किसको, तो उसी को, खलीफा को। ठीक है। और जाता था कैसे, तो सिंध के रास्ते जाता था, है ना। तो वो भी क्या लिखते हैं, क्या कि ये सब प्लंडर किया जाता था, ये सब लूटा जाता था, है ना, ऑफ कोस्ट ऑफ सिंध, सिंध के किनारे। ठीक है, समझ में आई बात। अनदर व्यू सेज दैट खलीफा हैड सेंट हिज एजेंट, और एक और मान्यता ऐसी कहती है कि खलीफा खुद एजेंट भेजता था हिंदुस्तान में। किस लिए एजेंट भेजता था, तो यहाँ की फीमेल स्लेव को एक्वायर करने के लिए, है ना, यानी कि यहाँ की महिलाओं को वो स्लेव बना करके वहाँ रखने के लिए, महिलाओं का स्लेव बनाने का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि क्या मतलब होता है ना। तो उसको स्लेव बनाकर रखने के लिए वो क्या करता था कि यहाँ एजेंट भेजता था, है ना। और वो एजेंट क्या करते थे, वो एजेंट टू इंडिया टू परचेज फीमेल स्लेव, है ना, यहाँ पर फीमेल स्लेव एंड अदर गुड्स, और अन्य सामान भी साथ साथ होता था। एजेंट्स वेयर अट्रैक्ट एट देवाल, और देवाल पर वो पायरेट्स के द्वारा, यानी समुद्री लुटेरे के द्वारा लूट लिए जाते थे। समझ में आई बात। तो तीन मान्यता है कि ऐसी घटनाएं हो रही थी। इस सब मान्यताओं से ऊपर उठ करके एक बात हम करते हैं कि ये सब मान्यताओं से ऊपर उठ कर बात ये थी कि अरब वाले सिंध पर अटैक करना ही चाह रहे थे, वो इंडिया में इन्वेजन करना ही चाह रहे थे, है ना। क्योंकि हिंदुस्तान में जो धन संपत्ति थी उस समय बहुत ज़्यादा थी, सोने की चिड़िया थी भारत। ठीक है। तो उसी उम्मीद से वो क्या करते थे कि हिंदुस्तान में अटैक करना चाहते थे। कॉन्सिक्वेंटली द खलीफा डिमांडेड कॉम्पनसेशन, और ये जब लूटते थे पायरेट्स, तो खलीफा जो होता था, खलीफा मैं बता दूं क्या होता था। खलीफा जब मोहम्मद साहब की दुनिया से जब वो गए, तो उनके बाद मुस्लिम्स में जो हेड जो हुए, मुस्लिम्स में जो उस परंपरा को चलाने के लिए आगे बढ़े, उन सबको खलीफा कहा जाता है। और खलीफा के अंतर्गत वायसराय होता था, जिसको हजाज बोलते थे। और हजाज
के अंदर बहुत सारे सेना प्रधान होते थे। समझ में आई बात? तो इस तरह से वो खलीफा को क्या करते थे, खलीफा ने कंपनसेशन मांगा। क्या मांगा? किससे? तो सिंध के राजा से, है ना। सिंध के राजा कौन थे? तो दाहिर सेन से। दाहिर सेन से कि तुम्हारी वजह से हमारी लूटी गई है। लेकिन बात ये थी कि दाहिर सेन क्या किए, रिफ्यूज कर दिए इस बात को, क्योंकि उनका कहना था कि पायरेट्स मेरे नहीं हैं, समुद्री लुटेरे मेरे लोग नहीं हैं, वो तो लुटेरे हैं, है ना, तो वो मेरे नहीं हैं। कंपनसेशन और ऐसी, है ना, कंपनसेशन, और कह दिए कि मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, मेरे कंट्रोल से बाहर की बात है, इसलिए मैं नहीं दे सकता। हेंस द अरब इन्वेडेड सिंध, और यही कारण बनाया अरब वालों ने, सिर्फ उसको एक कारण बनाना था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ कारण बनाना था कि यही कारण बना अरब पर अटैक करने का। समझ में आई बात? ओके। हाउएवर इट इज सेड दैट द रियल रीजन ऑफ, रीजन क्या था? तो सिंध पर वो कंकर करना चाहते थे। मेन रीजन था कि लूटपाट करना चाहते थे, सिंध को लूटना चाहते थे अरब वाले, और कंकर करना चाहते, यही मुख्य कारण था, रीजन था। सब बहानेबाजी थी। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे की चर्चा में हम लेते हैं क्या, कि इन ऑर्डर टू कंकर सिंध, अगर सिंध को जब वो जीतना जब चाह रहे थे, सिंध पर जब अरब वाले कब्जा करना चाह रहे थे, तो कई बार उन्होंने प्रयास किया, है ना। अरब सेंट द एक्सपेडिशन अंडर उबैदुल्ला, पहली बार उबैदुल्ला, डेट याद रखिएगा, 711, 711 एडी में पहली बार उबैदुल्लाह से आक्रमण करवाया। लेकिन उबैदुल्लाह को मारा गया, उबैदुल्लाह जो था ना, मारा गया सिंध में अटैक करने के दौरान। सिंध के राजा दाहिर सेन ने उबैदुल्लाह की हत्या कर दी। ठीक है। नेक्स्ट, अनदर एक्सपेडिशन, दूसरा फिर एक्सपेडिशन हुआ, यानी दूसरी बार फिर हमला किया गया सिंध पर, और इस बार किसको भेजा गया? बुडाई को। बुडाई यानी कि पहला उबैदुल्लाह था और दूसरा कौन था? बुडाई था। लेकिन बुडाई फेल हो गया, बुडाई कंकर नहीं कर पाया, लौटना पड़ा उसे, सिंध से ही टक्कर दे दिए तो लौटना पड़ा। ठीक है। अब फिर तीसरा इन्वेजन होता है ना, इट वॉज, हाँ, तो बुदाई इट वॉज, अब तीसरा इन्वेजन होता है, कब होता है? 712 में। दैट मोहम्मद बिन कासिम, इस बार किसको भेजता है खलीफा? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो खलीफा का दामाद था, खलीफा का दामाद था मोहम्मद बिन कासिम, और एक सेना प्रधान था, तो उसको बिन कासिम को भेजता है। ठीक है। तीसरी बार सक्सीड कंकरिंग, और ये जीत जाता है सिंध को। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम स्टार्टेड विथ एन आर्मी, और इसको जीतने का कई कारण था। एक तो स्ट्रॉन्ग कैवेलरी इसके पास थी, एक अच्छी घुड़सवार सैनिक थी, है ना। इन्फेंट्री में भी बहुत मजबूत था इसका, एंड आर्टिलरी, आर्टिलरी अस्त्र शस्त्र को कहते हैं, आर्टिलरी इसके पास बेहतर था, है ना। हैड हिज आर्मी मोहम्मद, हरम, एक इसके आर्मी में, सेना में एक हरम नाम का व्यक्ति था, सैनिक था, कह लें सैनिक था, हु possessed 5 कैटाप्लेट्स, है ना। कैटाप्लेट्स, कैटाप्लेट्स किसको कहते हैं? तो गुलेलबाज, है ना, गुलेलबाज को कैटाप्लेट्स कहते हैं। तो एक 500 गुलेलबाज को लेकर के चला, 50,000 सेना के साथ, पूरे दल बल से, और सारी सेना काफी आक्रामक, काफी एग्रेसिव, इसके साथ उसने पूरी योजना के साथ क्या किया? आगे बढ़ा, है ना। अबाउट 500 ट्रेंड वर्कर ऑफ ईच कैटाप्लेट्स, एक कैटाप्लेट्स में 500, ऐसे कई कैटाप्लेट्स थे, और एक कैटाप्लेट्स में 500 कैटाप्लेट्स, यानी गुलेल चलाने वाले, है ना। तो एक नया किस्म का इसने स्ट्रेटेजी किया। मोर देन फोर्सेस इन द आर्मी, इट हैज 50,000 सोल्जर, सोल्जर कितने थे? 50,000 थे। और सबसे पहले रीच्ड मुल्तान, सबसे पहले मुल्तान पहुंचा। कहां पहुंचा सबसे पहले? सबसे पहले दाहिर सेन से टक्कर नहीं लिया, सबसे पहले कहां पहुंचा? मुल्तान पहुंचा। मुल्तान में क्या था? 700, कब पहुंचा था? ए डेट याद रखिए, 712 एडी, एडी में मुल्तान पहुंचा। समझ में आई बात? मोहम्मद बिन कासिम रिच्ड
देवाल, देवाल जगह है ना, देवाल। द नेफ्यू ऑफ दाहिर वाज द चार्ज ऑफ देवाल, है ना, देवाल का इंचार्ज, उस समय इंचार्ज किसको दिया गया था, तो नेफ्यू, नेफ्यू मतलब भतीजा होता है, यानी दाहिर सेन के भतीजे को एक दिया गया, चार्ज दिया गया था, है ना। फिर क्या हुआ, आगे इससे लड़ाई होती है, ठीक है। ही ऑफर्ड ए टफ रेजिस्टेंस, मतलब पूरा जम करके लड़ा नेफ्यू दाहिर सेन का, देवाल में पूरी टक्कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बट फेल्ड इन अटेम्प्ट्स, और क्या हुआ, हार गया। ऑल दीज हु वेर अबव 17 ईयर्स ओल्ड, और इस जब वो हारा तो जितने भी 17 साल से ऊपर के लड़के थे यानी नौजवान थे, उन सबों की क्या की गई, हत्या की गई। जिन्होंने इस्लाम नहीं कोल किया उसके गर्दन काटे गए, और गर्दन काट के कहाँ भेजा गया, तो खलीफा के पास भेजा गया, और बाकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके सैनिकों में बांट दिया गया। तो इस तरह से उन्होंने उनके नेफ्यू के एरिया में यानी देवाल में इतना आतंक मचाया, किसने, तो मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। किल्ड एंड एक्सेप्ट, यही बात आगे कही, ही सेंट द पार्ट ऑफ द बॉडी टू हजाज, हजाज के पास यानी वायसराय के पास भेज दिया गया, टू बॉडी, बॉडी यानी गर्दन भेज दिया गया, एंड रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोल्जर्स, ठीक है। आफ्टर कंकरिंग देवाल, देवाल जब जीत जाता है मोहम्मद बिन कासिम, तो मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है, तो नेरून बढ़ता है, नेरून, नेरून में वो बढ़ता है। नेरून जगह का नाम है, विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट लोग वहां पर थे, बुद्धिज्म वाले। नेरून किसके कंट्रोल में था, तो बुद्धिज्म, बुद्धिज्म वालों के। तो बुद्धिज्म ने क्या किया, इन्होंने लड़ना नहीं चाहा क्योंकि ये कमज़ोर दिख रहे थे, तो इन्होंने सीधा क्या किया, रेजिस्टेंस नहीं किया कोई भी, और सरेंडर कर दिया मोहम्मद बिन कासिम के पास, ठीक है। तो दे सरेंडर्ड, है ना, विदाउट रेजिस्टिंग, है ना, विदाउट डूइंग रेजिस्टेंस, ठीक है। ही एडवांस टू सेहवान, अब अगला जगह आता है सेहवान, ठीक है। अब आगे बढ़ता है मोहम्मद बिन कासिम, कहाँ पहुंचता है, तो सेहवान पहुंचता है। सेहवान में क्या करता है, विच वॉज रूल्ड बाय, सेहवान में किसके द्वारा, तो बजहरा, बजहरा के द्वारा, बजहरा के द्वारा शासन किया जा रहा था सेहवान, ठीक है। द कजन ऑफ दाहिर, ए बजहरा कौन थे, तो दाहिर सेन के कजन थे, चचेरे भाई थे बजहरा, ठीक है। और ये कहाँ थे, सेहवान में थे। तो आप जगह को ध्यान रखिएगा, मैं देवाल की चर्चा कर रहा हूँ, सेहवान की चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सेहवान, है ना, दाहिर, सेहवान सरेंडर्ड आफ्टर द ऑफरिंग फीवल रेजिस्टेंस, थोड़ा सा विरोध किया था इन्होंने, बजहरा ने, और क्या किया था कि फीवल रेजिस्टेंस के बाद इन्होंने सरेंडर कर दिया था, ठीक है। आगे की बात करते हैं, आगे क्या हुआ, सिंध रिमेन्ड एज द पार्ट ऑफ द एम्पायर ऑफ खलीफा, है ना, फॉर 150 ईयर्स। और इस तरह से पूरे सिंध पर जब कब्जा हो गया, धीरे धीरे और भी आगे की बात करते हैं, पूरे सिंध पर जब कब्जा हो गया तो अगली चर्चा करते हैं कि 150 वर्षों तक सिंध किसके कब्जे में रहा, तो खलीफा के कब्जे में रहा। खलीफा यानी कि अरब वाले, अरब के वो लोग जो अरब के धर्म के, अरब इस्लाम धर्म के मतलब चलाने वाले, देखने वाले, प्रचार करने वाले लोग थे, उन्हीं को खलीफा कहा जाता था। जो कि मोहम्मद साहब के बाद जो उनके स्थान पर आए वो सबको खलीफा कहा जाता था। तो खलीफा 150 सालों तक क्या करता है, शासन करता है। कहाँ करता है, तो वो करता है सिंध पर। समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। द अरब रूल्ड सिंध ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, है ना, बिन कासिम के टाइम में पीपल फोर्स द पीपल टू द सिंध टू, और जब बिन कासिम वहाँ का शासक बना, यानी बिन कासिम को ही शासन दिया गया, बिन कासिम ने जिंदा जीता था उसको, तो बिन कासिम को ही उसका शासक बनाया गया था सिंध का, ठीक है।
और इस समय बिन कासिम ने क्या किया था, कन्वर्ट कर दिया था। जो लोग थे वहाँ हिंदू या दूसरे धर्म वाले, उस सबको क्या किया, इस्लाम में कन्वर्ट किया। ठीक है, आगे की बात करते हैं। दोज हु रिफ्यूज कन्वर्जन वेयर किल्ड, जिसने विरोध किया कि इस्लाम नहीं कबूल करूंगा, उसको क्या किया गया कि मार दिया गया, है ना, हत्या कर दी गई। मेड स्लेव, और स्लेव बनाया गया, है ना। द वोमेन वेयर ऑल्सो नॉट स्प्रेड, यहां तक कि औरतों को भी नहीं छोड़ा गया। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट, सम मॉस्क, कुछ मॉस्क वेयर बिल्ट ऑन ruined ऑफ द टेम्पल्स, जो टेम्पल्स थे, टेम्पल्स को तोड़ करके उसके ऊपर क्या बनाया गया, मस्जिद बनाया गया। यानी मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर मस्जिद बनाया। किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, आगे बात करते हैं। द इनफिडल्स वेयर, और जो इनफिडल्स को कहते हैं जो धर्म को नहीं मानता, नास्तिक जिसको हम कहते हैं। तो द इनफिडल्स वेयर असाइंड सिविल एंड मिलिट्री, जो इनफिडल्स थे, जो धर्म को नहीं मानते थे, भगवान में विश्वास नहीं करते थे, उनको क्या किया गया, उसको आर्मी में भर्ती कर लिया गया, है ना, आर्मी सर्विस दिया गया, सेना बना दिया गया। सम ऑफ द नेटिव चीफ्स वेयर गिवन, और कुछ लोग जो नेटिव चीफ होते, शासन ऐसे चलती थी, छोटे छोटे जमींदार वगैरह होते थे, तो उनको नेटिव चीफ्स कहा जाता था। नेटिव चीफ्स को क्या किया, गिवन बैक देयर लैंड्स, है ना। तो जमींदारों को क्या किया कि उसको जमीन दे, वापस जमीन दे दिया, कहा कि शासन चलाओ, विदाउट फोर्सिंग देम टू कन्वर्ट इस्लाम। और इन जमींदारों को कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि इतनी बड़ी सत्ता कैसे चलती, सिंध को चलाना था, कुछ लोग ही आए थे, सारे सिंध को रूल नहीं कर पाते। इसलिए इन्होंने क्या किया कि कुछ जो जमींदार थे उनको ज़मीन दे दिया, कहा कि तुम मत बदलो अपना इस्लाम, और तुम क्या करो, शासन करो, है ना, यानी कि जमींदार बने रहो। क्या होगा उसके बाद, उसके बाद वो टैक्स वहाँ से लेंगे। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। द अरब प्लंडर्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ, इस तरह से पहले तो खूब लूटा अरब वालों ने सिंध को, बहुत सारी संपत्ति लूट लिया, लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ। ठीक है, दे ऑल्सो टैक्स्ड पीपल हेविली, और लूटने के बाद टैक्स लगाया लोगों पर, हेविली, बहुत कड़ा, बहुत भारी टैक्स, जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है। स्पेशली दोज हु डिड नॉट कन्वर्टेड इस्लाम, खास करके उस पर इस टैक्स लगा जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, है ना। द एनुअल इनकम ऑफ द अरब्स वॉज 1.5 करोड़ दिरहम, दिरहम करेंसी था उस समय का, दिरहम्स। तो 1.5 करोड़ एनुअल इनकम कितना था अरब का, सिंध से जो अरब का एनुअल इनकम होता था, एक साल का जो इनकम होता था, 1.5 करोड़ दिरहम्स, दिरहम्स में, उस समय रुपीज नहीं था, दिरहम्स में। ठीक है, तो दिरहम्स में वो कलेक्ट किया था। ठीक है, आगे की बात करते हैं। द रिलीजियस टैक्स, रिलीजियस टैक्स लगाया, जिसको जिजिया बोलते हैं, जिजिया लगाया गया, जिजिया लगाया गया। जिजिया एक टैक्स होता है जो लगाते हैं, अक्सर मुसलमान लोग ही लगाया है हिंदुस्तान में, धर्म पर टैक्स, यानी पूजा करेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, मंदिर में बैठेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, इस तरह धर्म पर टैक्स लगाया गया। ठीक है, ओके। जिजिया एंड इम्पोज्ड ऑन द पीपल इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में, कुछ को 48 दिरहम्स देने थे, कुछ को 24 दिरहम्स देने थे, है ना, एंड कुछ को 12 दिरहम देने थे। ठीक है, तो इस तरह से दिरहम बांट दिया गया इनकम के अनुसार, कुछ को 48 दिरहम देने हैं, जिजिया, जिजिया यानी टैक्स, धर्म पर टैक्स, कुछ को 24 देने हैं जिजिया यानी टैक्स, और कुछ को 12। ठीक है, खिराज, खिराज भी एक तरह का टैक्स था। कैसा टैक्स था, तो लैंड टैक्स था खिराज। तो खिराज भी लगाया गया, और खिराज में क्या होता, वॉज इम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूस, जो उपज होती थी ना,
उस पर खिराज लगता था। यानी जिजिया और खिराज दो टर्म आप याद रखिएगा। जिजिया क्या था, तो वो टैक्स था धर्म वाला, और खिराज क्या था, तो वो टैक्स था लैंड वाला। ठीक समझ में आई बात? आगे की बात करते हैं। इट वॉज फिक्स्ड 2/5 ऑफ द प्रोड्यूस, जितना लगता था, जितना उपज होती थी, जो कैनाल्स वगैरह से पानी वगैरह लेकर जाते थे, उस पर 2/3 कितना लगता था, 2/5 ऑफ द प्रोड्यूस, जितना उपजता था उसका 2/5, दो 2/3 यानी 2/5 नहीं 2/5 यानी 2/5 एक रेशियो होता है जिसको मैथ में आप निकाल सकते हैं। 2/5 रेशियो में वो टैक्स ले लेता था, यानी कि लैंड से टैक्स लेता था। कहाँ से? वेयर लैंड वेयरली, और जहाँ लैंड खाली होता था, यानी जहाँ पानी नहीं मिलता था, कैनाल्स नहीं होता था, वेयर द लैंड्स irrigated by the public canals was 1/4, और जहां पर खाली लैंड होता था वहां पर ये लगता था, और जहां पर लैंड पर पानी की सुविधा देता था वहां पर 1/4 लेता था टैक्स इन द रेस्ट ऑफ द लैंड। ठीक है, अगेन द टैक्स वाज 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस, और फिर से टैक्स क्या लगता था, 1/4 लगता था प्रोड्यूस पर, 1/3 लगता था। ठीक है, तो जो उपजता था उस पर इतने सारे टैक्स लगते थे। द सेसेस ग्रेप्स है ना, ग्रेप्स होता था या अदर डेट्स होता था, इन चीज़ों पर, अंगूर पर और खजूर पर, है ना, 1/3 टैक्स लेते थे। एंड द टैक्स फिशेज पर भी टैक्स लगता था, मछलियां पर, वाइन पर और पर्ल्स पर, है ना, इस पर भी 1/3 टैक्स लेता था। ठीक है, कलेक्शन एंड प्रोडक्शन, जो भी उसका कलेक्शन होता था, जो भी उसका प्रोडक्शन होता था। आई बात समझ में? तो इस तरह से क्या करता था, वो टैक्स इम्पोज कर दिया था। किस के काम में? तो अरब वाले, यानी मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसा किया था। आगे की बात करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अरब डिवाइडेड, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अरब डिवाइडेड सिंध इनटू 2 नंबर्स, है ना, डिस्ट्रिक्ट्स कॉल्ड, है ना, 2 नंबर्स, डिस्ट्रिक्ट बनाया। डिस्ट्रिक्ट को उस समय नाम क्या दिया? इक्टास, इक्टा यहाँ याद रखिएगा, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को इक्टास कहते हैं। तो पहले उसने शासन की प्रक्रिया कैसे की? तो पूरे अरब में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बनाए, पूरे सिंध में, अरब में नहीं बल्कि पूरे सिंध में कई सारे डिस्ट्रिक्ट बनाए। डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिएगा, IQTAS, बहुत सारे को IQTA, इक्टा इसको पढ़िए, IQTA इक्टा। तो इक्टा का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, है ना। ईच इक्टा वाज इन द चार्ज ऑफ मिलिट्री ऑफिसर, और इसका चार्ज कौन होता था? इक्टा यानी डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता था? तो मिलिट्री ऑफिसर होता था, मिलिट्री ऑफिसर कॉल्ड इक्तादार, और उसको बोलते थे क्या? इक्तादार। इक्तादार, मैं यहां पर लिख देता हूं, इक्तादार, इक्तादार, IQTADAR। इक्तादार मिलिट्री होता था जो इक्टा का हेड होता था। द ऑफिसर्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स हैड द ऑटोनॉमी। इक्तादार को क्या था? ऑटोनॉमी दिया होता। ऑटोनॉमी का मतलब मैं समझा देता हूं। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि स्वेच्छा से जो डिसीजन ले सके वो ले सकते थे। तो इक्तादार को ये ऑटोनॉमी था कि वो अपना स्वेच्छा से चलाए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाए, इन द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, समझ में आ रही बात। बट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर, लेकिन उसके ऊपर क्या होता था? इक्तादार के गवर्नर होता था, गवर्नर उससे पूछताछ करता था। एंड रेंडर्ड मिलिट्री सर्विसेज, और उसको मिलिट्री सर्विसेज भी मुहैया कराना पड़ता था गवर्नर को। समझ में आ रही बात? व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी मिलिट्री सर्विस रिक्वायर्ड होती तो उस मिलिट्री हेड से मिलिट्री सर्विस लेता था। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, द अफेयर ऑफ द विलेजर्स मैनेज्ड बाय लोकल एल्डर्स, और गांव कैसे मैनेज होता था? तो लोकल एल्डर्स यानी गांव में जो बुजुर्ग होते थे उनसे गांव को मैनेज करता था।
समझ में आ रही है? इस तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था। आगे की चर्चा करते हैं। अब देखते हैं, देयर वॉज नो यूनिफॉर्मिटी इन द हाँ, यूनिफॉर्मिटी एक तरह का न्याय नहीं देता था, है ना। यूनिफॉर्मिटी मतलब होता है एक तरह, समान, है ना। जुडिशियल जो था एक तरह का नहीं था उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी मोहम्मद बिन कासिम के समय में जुडिशियरी एक तरह से न्याय नहीं करता था, न्याय का पैमाना अलग अलग होता था, है ना। द डिसीजन वेर हफजार्डली टेकन, मतलब कभी भी कैसे भी डिसीजन लिया जा सकता था। हफजार्डली मतलब कभी भी कैसे, किसी भी तरह से, बेतरतीब, कोई हिसाब किताब नहीं होता, ठीक है। समझ में आ रही बात? दीज केसेस वर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द इस्लाम लॉ, और जितने भी केस आते थे यानी इस्लाम लॉ के अनुसार ही सबको चलना पड़ता, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। इस्लाम का जो कानून कहता है ना, जो शरीयत कहता है, शरीयत के अनुसार सबको रहना था। समझ में आ रही बात? आगे, देयर वॉज चीफ काजी इन सिंध। चीफ काजी, काजी पोस्ट था एक, जो चीफ होता था, मुख्य काजी होता था, है ना। एंड द काजी इन इक्टास, दो काजी होते थे, एक चीफ काजी जो मुख्य काजी होता था, और एक काजी होता था जो इक्टास यानी डिस्ट्रिक्ट हमने जो कहा, तो इक्टास में भी काजी होता था। काजी का क्या, काजी रिस्टोर्ड द लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और ये डिस्क्रिमिनेशन करता था। काजी सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करता था। डिस्क्रिमिनेशन समझ में आ रही है बात आपको? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि जो न्याय की प्रक्रिया होती थी उसमें वो भेदभाव करता था, मुसलमानों के लिए अलग न्याय, हिंदुओं के लिए अलग न्याय। द हिंदूज वेर सब्जेक्टेड टू सीवियर पनिशमेंट, हिंदुओं को कड़ा सजा दिया जाता था, बहुत कठोर सजा, है ना। इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस, सजा में मौत की सजा सुना दी जाती थी, छोटे छोटे क्राइम पर, छोटे छोटे अपराध पर, भूल पर भी सीधा डेथ करवा दिया जाता था, यानी मार दिया जाता था जान से। द कॉमन पीपल सफर्ड ए लॉट, और इस तरह से कॉमन पीपल जो था उस समय सिंध में बहुत सफर कर रहा था। दुर्भाग्य है उस सिंध का, ठीक है। समझ में आ रही बात? आगे देखते हैं। दे लिव्ड विथ फ्रीडम, है ना, नो फ्रीडम मतलब कॉमन पीपल, कोई भी आज़ादी उसकी नहीं थी। दे वर नॉट अलाउड टू वियर गुड क्लोथ्स, है ना, अच्छे कपड़े तो पहन ही नहीं सकता था कोई कॉमन पीपल, है ना। अच्छे कपड़े पहनना अलाउड नहीं था हिंदुओं को, किसके टाइम में? तो मोहम्मद बिन कासिम के टाइम में। नॉट अलाउड टू कवर देयर हेड्स, अपना सर भी नहीं ढक सकता था, अपना पैर भी नहीं ढक सकता था, ठीक है। वेयर, है ना, ब्रांडेड, है ना, इस सब चीज़ों से उनको परहेज करवाता था। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था। नेक्स्ट, तो हमने देखा कि कैसे कैसे दाहिर सेन के साथ क्या क्या होता है और किस तरह से दाहिर सेन की हत्या होती है। समझ में आ रही बात? अब हम बात करेंगे कि लड़ाई के दौरान कैसे लड़ते हैं दाहिर सेन, क्या होता है, ये सारी चर्चा करेंगे। अगले क्लास में, अगले लेकर के जो वीडियो हम आएंगे उसमें ये चर्चा करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, देखते रहें, बने रहें, और आगे हम नए नए क्लासेस को लेते आते हैं, इतिहास के हर पन्ना को खंगालते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।